नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आखिरकार नाराज हो ही गए तीन अहम साथी। मोदी कैबिनेट पर महाराष्ट्र से झारखंड तक खटपट शुरू, किस किस को खुश करती भाजपा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि ये मंत्रिमंडल नहीं, एनडीए का परिवार मंडल है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में, उसे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में होगा खेला, कांग्रेस का दावा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के 40 विधायक संपर्क में। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, और क्या पूरी खबर है सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आईना दिखा दिया है, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट पर महाराष्ट्र से झारखंड तक खटपट शुरू, किस किस को खुश करती भाजपा, आखिरकार नाराज हो ही गए तीन अहम साथी। जी हां दोस्तों, केंद्र में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोदी सरकार 3.0 अब नए सिरे से काम में जुट गई है, मगर मोदी कैबिनेट को लेकर एनडीए में अब खटपट भी शुरू हो गई है। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की वजह से बीजेपी के कई सहयोगी दलों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। क्या शिवसेना और क्या एनसीपी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर आजसू भी नाराज है। जी हां, महाराष्ट्र में एनडीए के दो घटक दल एनसीपी और शिवसेना नाराज हैं, वहीं झारखंड में भाजपा की सहयोगी आजसू ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में कैबिनेट की लड़ाई अब साफ देखने को मिल रही है। शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। तो मोदी कैबिनेट में शिवसेना शिंदे गुट को एक राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है, मगर शिवसेना इतने से मानने को तैयार नहीं है। 7 सांसद होने के बावजूद कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की वजह से अब खटपट शुरू हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट नेता श्रीरंग बारने ने इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि एनडीए में जो पार्टी 4 और 5 सीट जीत कर आई है उसको कैबिनेट दिया गया है, वहीं महाराष्ट्र में हमने 7 सीटें जीते लेकिन एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मंत्रिमंडल नहीं, एनडीए का परिवार मंडल है ये, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मोदी 3.0 के नए मंत्रिमंडल को राहुल गांधी ने एनडीए का परिवार मंडल बताया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन मंत्रियों के नाम है जिनके पिता या परिवार के अन्य सदस्य पहले राजनीति में रह चुके हैं। इनमें कई नेता तो ऐसे हैं जिनके पिता पीएम और सीएम तक रह चुके हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल में मंत्री बन गए नेताओं को सोमवार देर शाम पोर्टफोलियो बांट दिए गए थे। मंगलवार को राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मंत्रिमंडल को एनडीए का परिवार मंडल बताया। नेताओं के नाम का पोस्टर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने जो पोस्टर शेयर किया है उनमें 20 नेताओं के नाम लिखे हैं। इनमें बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे ये भी लिखा है कि इसी कथनी और करनी के फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में, उसे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने सोमवार को एक बार फिर से कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है और उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद शाम को यहाँ संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यदि अल्पमत सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो राज्यपाल को उसे बर्खास्त कर देना चाहिए और नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कहते रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है क्योंकि उसके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। पिछले महीने 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और उन्हें सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में होगा खेला, कांग्रेस का दावा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के 40 विधायक संपर्क में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के कयास लग रहे हैं और इसी के साथ कहा जा रहा है कि खराब नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के तमाम विधायक टूट सकते हैं। इस बीच विधानसभा में कांग्रेस के नेता सदन विजय वेडेट्टीवार ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये विधायक घर वापसी करना चाहते हैं। वेडेट्टीवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि हवा किस ओर है, इसीलिए विधायक
विधायक भी हवा का रुख भांपते हुए पाला बदलना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी ने पिछली गारंटी तो पूरी नहीं की, लेकिन आप ढिंढोरा पीट रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में देश ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी सरकार को दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेना, अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मोदी की गारंटी दी थी कि 22 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी। ये गारंटी तो खोखली निकली। खड़गे ने कहा कि अब 3 करोड़ आवास देने का ढिंढोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। देश असलियत जानता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा में कलह हुई तेज। बालियान और संगीत सोम अब खुलकर आए आमने सामने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को करारा झटका लगा है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन काफी मजबूती के साथ उभरा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन ने ताकत से दिखाते हुए भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की खूब चर्चा हो रही है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को सपा के हरेंद्र मलिक से हार का सामना करना पड़ा है। मुजफ्फरनगर में मिली इस हार के बाद संजीव बालियान ने संगीत सोम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। संगीत सोम की ओर इशारा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी के कुछ लोग यहां समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे। ऐसे लोग यहां बड़ी पोजीशन हासिल करने के साथ ही सरकारी सुविधा का भी लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों पर पार्टी ध्यान देगी और कार्रवाई करेगी। अब संगीत सोम भी बलियान पर पलटवार की तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर को नजरअंदाज और जांच एजेंसियों का करेंगे दुरुपयोग, पीएम मोदी पर गौरव गोगोई का हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मंगलवार को एक बार फिर मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की जाती कि वो हिंसा प्रभावित मणिपुर में मौजूदा हालात पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के शब्दों पर ध्यान देंगे। वो फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों को नजरअंदाज ही करेंगे। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे और भारतीय संविधान को तोड़ मरोड़ने का पेश करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी राज्य में हालत गंभीर बने रहने पर आरएसएस प्रमुख ने सोमवार को चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि संकट से घिरे राज्य की हालत पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट की पवित्रता पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। नीट प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। करहल सीट से इस्तीफा देंगे अखिलेश यादव, बोले संविधान बचाने के लिए संसद से शुरू होगा संघर्ष, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सपा अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट छोड़ने का फैसला ले लिया है। करहल से इस्तीफा देने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए सदन शुरू होते ही संघर्ष शुरू किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि इसी तरह हम सभी दलित, पिछड़े, कमजोर, आदिवासी सभी को साथ लेकर संघर्ष करते रहेंगे। इटावा जिले में सैफई स्थित पार्टी कार्यालय पर मंगलवार को अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि करहल के कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलकर यह निर्णय लिया है कि करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर संसद में जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी को चुनौती, कहा बीजेपी लोकसभा में हाफ, विधानसभा में करेंगे साफ, सरकार बचाने के लिए की जा रही है हॉर्स ट्रेडिंग। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रदेश सरकार को अल्पमत में बताया और उन्होंने कहा कि हमने पहले भी राज्यपाल को लिखा था और अब भी लिखेंगे। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जेजेपी के 2 विधायकों से इस्तीफा दिलवा देंगे। वहीं हुड्डा ने कहा कि शांतिपूर्वक मतदान करने के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूं, जनता के फैसले का स्वागत है। उन्होंने कहा कि 10 सालों से नफरत का शासन रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र में विभागों के बंटवारे पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले बीजेपी खुद नहीं चाहती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नई मोदी सरकार के मंत्रालय को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार की कैबिनेट को देखकर लगता है कि बीजेपी शायद खुद नहीं चाहती
चाहती कि सरकार 5 साल चले और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। दरअसल नई मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें बीजेपी ने गृह, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य और रेल जैसे बड़े मंत्रालय अपने पास रखे हैं, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रियों को इनमें से कोई विभाग नहीं दिया है। इसके बाद विपक्ष के नेता बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोहन भागवत की मोदी सरकार से अपील, बोले मणिपुर 1 वर्ष से अशांत, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के गठन के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार को बड़ी सलाह दी है। संघ प्रमुख ने मोदी सरकार से कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति का इंतजार कर रहा है। मणिपुर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार को उत्तर पूर्वी राज्य में शांति स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। भागवत ने चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे की आलोचना करने और तकनीक का इस्तेमाल कर झूठ फैलाने की भी आलोचना की और इसे गलत बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर निकला ईवीएम का जिन्न, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जांच का आदेश। जी दोस्तों, असम में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर करीमगंज लोकसभा सीट में ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। दरअसल असम की करीमगंज लोकसभा सीट पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई थी, जिसके नतीजे 4 जून को देश के बाकी हिस्सों के साथ घोषित कर दिए गए थे। करीमगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार कृपानाथ मल्लाह ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है और इस दौरान बीजेपी कैंडिडेट ने कांग्रेस के हाफिज रशीद अहमद चौधरी को 18,360 वोटों से हराया था। चुनाव आयोग के अनुसार मल्लाह को 5,45,000 वोट मिले थे, तो वहीं चौधरी को 5,26,000 वोट मिले थे। हालांकि चुनाव के नतीजे के कुछ दिनों बाद ये बात सामने आई कि इस सीट पर ईवीएम में डाले गए कुल वोट 11,36,538 थे, जबकि गिने गए कुल मत ईवीएम में डाक मत को छोड़कर 11,40,000 थे, जो डाले गए मतों से 3,811 ज्यादा थे। तो दोस्तों, जितने वोट डाले नहीं गए उससे ज्यादा गिन लिए गए और इसी को लेकर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को झटका और इंडिया सरकार के आसार। लोकसभा चुनाव जैसा रिजल्ट रहा तो बीजेपी 29, इंडिया ब्लॉक जीतेगा 45 सीटें। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में फिर होगी सपा भाजपा की टक्कर, सांसद बने 9 विधायक देंगे इस्तीफा, उपचुनाव का ऐलान जल्द। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित होने के बाद 9 विधायक इस्तीफा देंगे और उपचुनाव का ऐलान भी जल्द हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि नायडू और नीतीश असंतुष्ट आत्माएं, प्रधानमंत्री मोदी की भटकती आत्मा वाले बयान पर संजय राउत का तंज। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मंगलवार को दावा किया कि एनडीए में भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू असंतुष्ट आत्माएं हैं। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शरद पवार को भटकती आत्मा से तुलना किए जाने पर कहा कि ये भटकती आत्मा जब तक भाजपा नीति सरकार को केंद्र और महाराष्ट्र से नहीं हटा देती तब तक आराम से नहीं बैठेगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुरेश गोपी के इस्तीफे की अटकलों पर कांग्रेस का तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के इकलौते भाजपा के सांसद सुरेश गोपी के इस्तीफे वाले बयान के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि ये देश के लोकतंत्र का माहौल है, जनता जवाब जरूर देगी। मंत्री पद और विभागों को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आगे देखिए क्या होता है। केरल में भाजपा के सांसद सुरेश गोपी ने बीते रोज राष्ट्रपति भवन के समारोह में मंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने बयान दिया था कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है बल्कि सांसद के रूप में काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बताया गया था कि वो मंत्री पद की कोई इच्छा नहीं रखते हैं। इसके बाद उन्होंने 10 जून को ये भी कहा कि अभी उनके द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद वो मीडिया से बात करेंगे। बता दें कि सुरेश गोपी केरल में भाजपा से जीतने वाले पहले लोकसभा सांसद हैं और उन्होंने केरल की त्रिशूर सीट से चुनाव लड़ा और 75,000 वोटों से सीपीआई के उम्मीदवार को हराया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह को ना दिया जाए गृह मंत्रालय, शिवसेना ने बताई टीडीपी की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके अलावा उनके साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। इसी बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा गया है। सामना के एडिटोरियल में बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि बहुमत खो चुकी भाजपा ने एनडीए का दामन थामकर सरकार बना ली है। वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर
लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। सामना के एडिटोरियल में लिखा गया है कि तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों को शामिल किया गया है, लेकिन तेलुगु देशम की 2 मुख्य मांगे हैं। इसमें एक अहम मांग यह है कि अमित शाह के पास गृह विभाग नहीं होना चाहिए और लोकसभा के स्पीकर का पद तेलुगु देशम के पास रहे। ये दोनों मांगे मोदी के नाक कान काटने जैसी है और तेलुगु देशम को ये डर स्वाभाविक है कि सरकार स्थापित होते ही अमित शाह अपना पुराना खेल शुरू कर देंगे और संसद में तेलुगु देशम पार्टी को नष्ट कर देंगे और यही डर नीतीश कुमार को भी है। इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता ही लोकसभा का स्पीकर हो और ऐसी मांगे जोरों में हैं। इसका मतलब यह है कि नई सरकार अविश्वास के आधार पर बन रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्यों विवादों में अमित मालवीय, कांग्रेस बोली पद से हटाए बीजेपी, बेहद गंभीर है आरोप। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय पर यौन शोषण के आरोप का एक मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि आरएसएस के एक नेता ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले पर कांग्रेस की ओर से सुप्रिया स्नेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को तत्काल हटाने की मांग की है। मीडिया को संबोधित करते हुए सुप्रिया स्नेत ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि बीजेपी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय की कानूनी टीम ने 8 जून को आरएसएस सदस्य शांतनु सिंह को कानूनी नोटिस भेज दिया था। नोटिस में लिखा है, आरोपों की प्रकृति बेहद आपत्तिजनक है क्योंकि वो मेरे मुवक्किल पर कथित तौर पर किए गए यौन शोषण के झूठे आरोप लगाए गए हैं। ये मेरे मुवक्किल की गरिमा के खिलाफ एक बेहद खराब बात है और इससे उनकी छवि को नुकसान हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहते हैं सुरेश गोपी, केरल के इकलौते सांसद ने मंत्री पद छोड़ने की बताई वजह। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने शपथ लेकर नई सरकार का निर्माण किया है। रविवार 9 जून को हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार मोदी ने शपथ ली। उनके शपथ लेने के बाद उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की, जिसमें कई नए चेहरे हुए और इस साल हुए आम चुनाव में केरल में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली क्योंकि पहली बार उनकी पार्टी का कोई सांसद जीता है। एक्टर और राजनेता सुरेश गोपी ने केरल से जीत दर्ज की। इसके इनाम में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हालांकि ऐसा लगता है कि सुरेश गोपी को मंत्री पद में कोई रुचि नहीं है क्योंकि उन्होंने शपथ लेने के कुछ घंटों बाद केरल से भाजपा सांसद सुरेश गोपी ने संकेत दिया है कि वो कैबिनेट से मुक्त होना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या महाराष्ट्र में फिर होगा खेला? अजीत गुट ने ठुकराया मोदी कैबिनेट का ऑफर और अब विधायकों के संपर्क में है शरद पवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने बीते दिन पीएम पद की शपथ ली और मोदी के साथ उनके पूरी कैबिनेट ने भी अपने पद से शपथ ली है। और दोस्तों, यहाँ पर कैबिनेट में शामिल होने के लिए भाजपा ने अजीत पवार गुट की एनसीपी को भी ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है और इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री का ऑफर था, लेकिन उन्होंने ये कहकर इसे ठुकरा दिया कि वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और ये उनका डिमोशन होगा। एनडीए के सहयोगी और महाराष्ट्र सरकार में शामिल अजीत पवार की पार्टी एनसीपी कैबिनेट मंत्री का पद न मिलने से नाराज चल रही है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने ऐसे मतभेद से इनकार कर दिया। उधर अजीत पवार ने भी कहा कि वो छोटा पद नहीं लेंगे, लेकिन सरकार से कोई मतभेद नहीं है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि एक तरफ शपथ ग्रहण, दूसरी ओर आतंकी हमला। क्या क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ चल रहे हैं? कांग्रेस का हमला। जी हाँ दोस्तों, जम्मू के रियासी में रविवार को तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि हमें रौब से कहा जाता है और कश्मीर में शांति आ गई है। क्या शांति सिर्फ राजनीतिक लफ्फाबाजी से आती है? हमारे तीर्थयात्री जवाब मांग रहे हैं कि क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने वीडियो में कहा कि एक तरफ कल एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और दूसरी तरफ रियासी में निहत्थे तीर्थयात्रियों पर हमला हुआ, जिसमें 10 तीर्थयात्रियों की जान चली गई और हमें पिछले 10 साल से कहा जा रहा है कि कश्मीर में शांति आ गई है। कहाँ है वो शांति? किसके लिए है वो शांति? जो बाहर से वहाँ काम करने जाते हैं उनके लिए शांति नहीं है। कश्मीरी पंडितों से पूछिए तो नहीं मानते हैं कि वहाँ शांति है। सुरक्षा बलों, पर्यटकों के लिए शांति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरी तरफ आतंकी हमला हुआ, तो तीसरी तरफ क्रिकेट मैच चल रहा था। ये हो क्या रहा है?
क्या क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ चल सकता है? हम भी सरकार से ये जानना चाहते हैं। सिर्फ राजनीतिक लफ्फाबाजी से आती है? क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? इसका जवाब ये देश मांग रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपनी इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठते ही कांग्रेस हुई हमलावर। जयराम रमेश ने कहा, जनगणना कराइए, 14 करोड़ भारतीयों को नहीं मिल रहा है सामाजिक न्याय। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही विपक्षी दल कांग्रेस ने एक बार फिर से उनके खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। पीएम मोदी पर आरोपों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द देश को बताना होगा कि वो देश की जनगणना कब करा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।